भारत में लोकतंत्र मर ही नहीं सकता। इसका आज एक मैं उदाहरण आपको दिखाने वाला हूं। आज हम बात करेंगे रामदेव बाबा की, लेकिन इन्हें हम योग गुरु या धर्मवेत्ता या धर्म ज्ञानी के नाम से नहीं, आज हम इन्हें एक व्यापारी के नाम से जानेंगे, क्योंकि इनके ऊपर कुछ केस चल रहे थे और उन केस में ये और इनके सहयोगी बालकृष्ण दोनों लोग सुप्रीम कोर्ट में बिना शर्त माफ़ी मांगते हुए नजर आए। और इससे ये साबित होता है कि देश में आप चाहे कितने बड़े हो जाएं, आप कितने रसूख वाले हो जाएं, आपके पास कितना भी पैसा हो जाए, लेकिन न्यायपालिका के आगे आपको सर झुकाना पड़ेगा। और यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती, जहाँ एक तरफ हमारी न्यायपालिका चलती है, एक तरफ कार्यपालिका चलती है, तो वहीं न्यायपालिका सभी को ठीक से रहने से, ठीक ढंग से योजनाओं को और देश के कानून को मानने पर मजबूर करती है। 19 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच की सुनवाई कर रही थी। मामला बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि के खिलाफ बीमारियों के इलाज के दावे और भ्रामक विज्ञापन से जुड़ा था। पतंजलि की तरफ से सीनियर वकील मुकुल रोहतगी वहां पर पेश हुए थे। बात करते हैं कि मामला क्या था। तो मामला ये था कि पहले भी रामदेव बाबा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट ने हमेशा ये कहा कि भाई अपनी बातें रखिए, जो आपसे कहा जा रहा है वो बात रखिए, विज्ञापन को रोकिए। लेकिन बाबा रामदेव तो होश में थे ही नहीं, ये लगातार ऐसी हरकतें करते जा रहे थे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और देश की न्यायपालिका को ये ठेंगा दिखा रहे थे और विज्ञापन बंद नहीं कर रहे थे। लगातार इनके विज्ञापन पब्लिश हो रहे थे और इन सारी चीज़ों को लेकर इनको अवमानना के नोटिस जारी किए गए। और कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, जस्टिस कोहली ने पूछा अवमानना के नोटिस का जवाब कहाँ है। तो रामदेव के वकील रोहतगी बोले कि जवाब दाखिल नहीं किया जा सका, ये बहुत छोटा सा जवाब था। फिर उसके बाद क्या था, इस पर जस्टिस कोहली ने कहा ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, हमने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है। अगर आप जवाब दाखिल नहीं कर रहे हैं तो साफ है कि आदेश दिए जाएंगे और उसके परिणाम होंगे। रोहतगी के जवाब से नाखुश जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा हम निर्देश देंगे कि आपके मुवक्किल अगली तारीख पर कोर्ट में पेश हों। इतना ही तो कहना था। इसके बाद कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के मैनेजिंग डायरेक्टर एएमडी आचार्य बालकृष्ण और को फाउंडर बाबा रामदेव को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया कि बाबू अब तुम लोग कोर्ट में ही आओगे, क्योंकि तुम लोगों का नाटक बहुत हो चुका है। इसकी शुरुआत होती है 10 जुलाई 2022 को अखबारों में छपे एक विज्ञापन से, जिसकी कटिंग हम आपको दिखा रहे हैं। अंग्रेजी में छपे इस विज्ञापन का शीर्षक था मिसकॉन्सेप्शन स्प्रीड बाय एलोपैथी, यानी एलोपैथी द्वारा फैलाई गई गलत फहमियाँ। यानी कि इनका जो व्यापार है वो सबसे बढ़िया और दूसरे का व्यापार घटिया है, इस प्रकार से बातें ये कर रहे थे। भाई कोर्ट ने पहले भी कहा था कि आप अपना प्रचार करिए, लेकिन किसी दूसरे की बुराई मत करिए, और ये बिना बुराई किए इनको प्रचार करने में मज़ा नहीं आता है। ऐड में सबसे ऊपर लिखा था बीपी, शुगर, थायराइड और अस्थमा जैसी बीमारियों की दवाई के लिए एलोपैथी पर निर्भर रहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसी दवाइयों से कोई फायदा नहीं दिखता, उल्टा स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। हमारा इलाज योग और आयुर्वेद पर निर्भर है और हमारी दवाइयों की कार्यक्षमता आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक द्वारा साबित की गई है। आगे ब्लड प्रेशर के बारे में लिखा है कि सालों तक एलोपैथी दवाइयां लेने के बावजूद लोगों को हार्ट और ब्रेन स्ट्रोक और किडनी फेलियर होता है। नियमित रूप से योग और प्राणायाम करने, लौकी का जूस पीने और मुक्तावटी खाने से ब्लड प्रेशर और उससे जुड़ी समस्याओं के करोड़ों मरीज पूरी तरह से ठीक हुए हैं। विज्ञापन में इस तरह का थायराइड, आंख और कान की बीमारियों, कोलेस्ट्रॉल, लीवर, स्किन डिजीज, आर्थराइटिस, अस्थमा और कई अन्य बीमारियों के इलाज में एलोपैथी को नाकाम बताया गया है। और साथ ही पतंजलि की दवाइयों और योग द्वारा इन सभी बीमारियों को पूरी तरह से ठीक करने के दावे किए गए हैं। और इसी विज्ञापन को लेकर जो हमारे देश की बड़ी संस्था है IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ने सुप्रीम कोर्ट में बाबा रामदेव, बालकृष्ण, साथ ही साथ पतंजलि के खिलाफ भ्रामक विज्ञापन को लेकर याचिका दायर की थी। IMA का तर्क था, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कह रहा था कि हर कंपनी को अपने प्रोडक्ट का प्रचार करने का हक है, लेकिन पतंजलि के दावे ड्रग्स एवं अदर मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का सीधा उल्लंघन है। यानी कि ये एक तरह से जो हमारे देश में कानून है उनका उल्लंघन किया जा रहा है कि ये दूसरे की बुराई करके अपनी भलाई चाहते हैं। IMA ने एलोपैथी और आधुनिक चिकित्सा प्रणाली, मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में फैलाई जा रही गलत सूचनाओं पर चिंता जताई। याचिका में कहा गया कि पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन एलोपैथी की निंदा करते हैं और कई बीमारियों के इलाज के बारे में झूठे दावे करते हैं। IMA ने केंद्र सरकार, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ
इंडिया ASCI और सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ऑफ इंडिया CCPA से मांग की थी कि आयुष चिकित्सा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए एलोपैथी को अपमानित करने वाले विज्ञापनों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। याचिका में बाबा रामदेव के कुछ विवादास्पद बयानों का भी जिक्र किया गया, जिसमें एलोपैथी को बेवकूफ़ और दिवालिया बनाने वाला विज्ञान बताना, कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान एलोपैथिक दवाओं के इस्तेमाल से लोगों की मौत का दावा करना इत्यादि चीज़ें शामिल थीं। IMA ने यह भी आरोप लगाया कि पतंजलि ने कोविड की वैक्सीन के बारे में अफवाह फैलाई, जिससे लोगों में वैक्सीन लगवाने को लेकर डर पैदा हो गया। याचिका में यह भी कहा गया कि पतंजलि ने कोरोना के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर की तलाश कर रहे युवाओं का उपहास उड़ाया। आयुष मंत्रालय ने ASCI के साथ एक समझौता किया है, इसके बावजूद पतंजलि ने निर्देशों का उल्लंघन किया है। हमारे देश में दवाओं और चिकित्सा पद्धति से जुड़े हुए जो कानून हैं वो कहते क्या है, उनके जो बातें हैं हमारे संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से क्या है। हम ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के पार्ट 9 और नियम 106 के मुताबिक थोड़ी सी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। इसमें कहा गया है कि कोई भी ड्रग का मतलब दवा, एक्ट के शेड्यूल J में बताई गई है, बीमारियों को रोकने या उन्हें ठीक करने का दावा नहीं कर सकती है, जबकि पतंजलि के इस ऐड में लगभग उन्हीं सारी बीमारियों को ठीक करने का दावा किया गया है जिनका जिक्र शेड्यूल J में है। ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट की धारा 3D के अनुसार कोई व्यक्ति एक्ट के शेड्यूल में शामिल बीमारियों के इलाज या उपचार का प्रचार नहीं कर सकता। इस एक्ट का सेक्शन 9 किसी कंपनी पर भी यही नियम लागू करता है, जबकि पतंजलि के ऐड में एक्ट के शेड्यूल में शामिल कई बीमारियों जैसे हाई BP और दिल की बीमारियां और लीवर से जुड़ी समस्याओं के इलाज का दावा किया गया है। पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन के मामले में कोर्ट ने बहुत सारी चीज़ें की हैं, उनको थोड़ा सा हम क्रमवार जानने की कोशिश करते हैं कि इनके साथ क्या क्या घटनाक्रम हुआ है। IMA की याचिका पर सुनवाई करते हुए साल 2022 में तब के चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने कहा, बाबा रामदेव अपनी चिकित्सा प्रणाली को लोकप्रिय बना सकते हैं, लेकिन उन्हें अन्य प्रणालियों की आलोचना क्यों करनी चाहिए। हम सभी उनका सम्मान करते हैं, उन्होंने योग को लोकप्रिय बनाया, लेकिन उन्हें दूसरी प्रणालियों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। 21 नवंबर 2023 को कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद को भ्रामक विज्ञापन और बीमारियों के इलाज के झूठे दावे करने के लिए फटकार लगाई। जस्टिस अमानुल्लाह और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्र की बेंच ने ऐसे विज्ञापनों पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने की चेतावनी भी दी थी। इसके बाद पतंजलि के वकील ने कोर्ट में आश्वासन दिया था कि अब ऐसे विज्ञापन नहीं जारी किए जाएंगे, मीडिया में भी कोई कैजुअल स्टेटमेंट नहीं देंगे। कोर्ट ने पतंजलि की इस वादे को अपने आदेश में दर्ज किया था। हालांकि वादे के उलट पतंजलि ने विज्ञापन जारी रखे। इस पर कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद और आचार्य बालकृष्ण को अवमानना का नोटिस जारी कर दिया। साथ ही कोर्ट ने ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज आपत्तिजनक विज्ञापन एक्ट 1954 में बताई गई बीमारियों के इलाज से जुड़े पतंजलि आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स का विज्ञापन और ब्रांडिंग करने से भी रोक दिया। कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद को किसी भी चिकित्सा प्रणाली के खिलाफ बयान देने से भी मना किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर केंद्र सरकार से भी नाराजगी व्यक्त की। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि वह इस मुद्दे को एलोपैथी बनाम आयुर्वेद की बहस नहीं बनने देना चाहता। इस बारे में सरकार को सोचना चाहिए। कोर्ट ने पतंजलि के विज्ञापनों में किए जा रहे दावों को लेकर केंद्र सरकार से ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज यानी कि आपत्तिजनक विज्ञापन एक्ट 1954 के तहत कार्रवाई करने को कहा। 19 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के MD आचार्य बालकृष्ण और बाबा रामदेव को सुनवाई की अगली तारीख 2 अप्रैल को पेश होने का आदेश दे दिया। इसके बाद पतंजलि आयुर्वेद और उसके MD आचार्य बालकृष्ण ने गुमराह करने वाले भ्रामक दवा विज्ञापन देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफ़ी मांग ली। इस माफीनामे में विज्ञापन को फिर से प्रसारित न करने का भी वादा किया गया है। आचार्य बालकृष्ण का कहना है कि कंपनी के मीडिया विभाग को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जानकारी नहीं थी। नवंबर 2023 के अपने आदेश में कोर्ट ने सरकार से इस विवाद का एक व्यवहारिक समाधान ढूंढने को कहा था, लेकिन अब तक सरकार ने क्या कार्रवाई की या कौन से कदम उठाए, इस बारे में अब भी सरकार के जवाब का इंतजार है। यानी कि केंद्र सरकार से इस मामले में जब पूछा गया था तो केंद्र सरकार ने कुछ भी अभी जवाब नहीं दिया है। 19 मार्च को ही सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार ने जो भी कार्रवाई की है उसका विस्तृत हलफनामा तैयार किया जाए, जबकि केंद्र ने सरकार की तरफ से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल KM नटराज से हलफनामे के बारे में पूछा तो उनका कहना था कि हलफनामा कल यानी एक दिन पहले दायर कर दिया गया है। इस पर कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी जोड़ा कि केंद्र की तरफ से पेश वकील ने अदालत को बताया कि भारत संघ द्वारा दायर हलफनामा पर्याप्त नहीं था, इसलिए नया हलफनामा दायर करने की अनुमति दी गई थी। लेकिन कल शाम 5:45 पर हलफनामा दायर किया गया है, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि वह रिकॉर्ड में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील आशीष कुमार पांडे कहते हैं कि सामान्य तौर पर कोई हलफनामा दाखिल करने के बाद कोर्ट का
रजिस्ट्री कार्यालय उसकी जांच करता है, देखा जाता है कि सभी जरूरी तथ्य सम्मिलित हैं या नहीं। कोई भी हलफनामा दाखिल करते समय सुप्रीम कोर्ट के नियमों का पालन करना भी जरूरी होता है। इसलिए सामान्य तौर पर हलफनामा दाखिल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड तक आने में 4 से 5 दिन का समय लग जाता है। रामदेव के साथ आगे आगे क्या हो सकता है, ये देखने वाली बात होगी, उसको जानने की हम कोशिश करते हैं। रामदेव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील आशीष कुमार पांडे कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति, संस्थान चाहे कितना भी प्रभावशाली हो, उसे कोर्ट के आदेश का पालन करना ही होगा। अब अगर कोर्ट के अगले आदेश के अनुसार बाबा रामदेव और पतंजलि कोर्ट में पेश नहीं होते हैं तो उन्हें इसका उचित कारण बताना होगा। सुप्रीम कोर्ट अपने विवेक से तय करेगा कि उनका कारण कितना उचित है। अगर कारण उचित नहीं लगा तो बाबा रामदेव और पतंजलि के पास एक ही विकल्प है कि वह आकर बिना शर्त माफ़ी मांगे। उन्होंने फिलहाल माफ़ी मांगी भी है। सुनवाई की तय तारीख पर कोर्ट में पेश न होने पर उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई भी शुरू की जा सकती है। सामान्य तौर पर व्यक्ति जब माफ़ी मांग लेता है तो कोर्ट उसे स्वीकार कर लेता है और आगे की कार्रवाई नहीं करता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बिना उचित आधार के जानबूझकर कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करता है तो कोर्ट उस पर जुर्माना लगा सकता है या फिर जमानती वारंट से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश होने का आदेश भी दे सकता है। ये कोर्ट के अपने विवेकाधिकार पर निर्भर होता है। पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन केस में आगे क्या क्या होने की संभावना है, ये आपको हम बताने की कोशिश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट यह कह चुका है कि वह आयुर्वेद बनाम एलोपैथी की बहस को बढ़ाना नहीं चाहता। इस मामले में पतंजलि के अलावा एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ऑफ इंडिया और केंद्र सरकार को भी पार्टी बनाया गया है। कोर्ट ने उन्हें जरूरी निर्देश भी दिए हैं। पतंजलि को कोर्ट में अपनी बात कहने का मौका दिया गया था। वह अपनी दवाइयों की गुणवत्ता पर कोर्ट में अपना पक्ष रख सकते थे, लेकिन वह अब तक कोर्ट में नहीं आए। ऐसे में ये दोहरा आरोप है। तो एक तो उन्होंने कोर्ट के आदेशों की अवमानना करते हुए भ्रामक प्रचार जारी रखा और दूसरा वह कोर्ट के दिशा निर्देशों के बावजूद अपना पक्ष रखने के लिए कोर्ट में नहीं आए। हालांकि उन्होंने विज्ञापन जारी रखने के लिए बिना शर्त माफ़ी मांग ली है और कहा है कि कंपनी के मीडिया विभाग को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जानकारी नहीं थी। केंद्र सरकार को ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट के तहत कार्रवाई करने को कहा गया था। सरकार क्या एक्शन ले रही है, इस बारे में भी हलफनामा फाइल करने को कहा गया था। हालांकि अभी कोर्ट के रिकॉर्ड में हलफनामा नहीं आया। हलफनामा सामने आने के बाद ही पता चल सकेगा कि सरकार ने क्या क्या कार्रवाइयाँ की थी। पतंजलि ग्रुप के पास 1 दर्जन से ज़्यादा कंपनियां हैं, जिनमें पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड, रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड 2019 में इसको अधिग्रहण किया गया था। प्रोडक्ट की बात करेंगे तो FMCG और आयुर्वेद दवाएं प्रोडक्ट हैं। न्यूट्रीला, महाकोश, रुचि गोल्ड, रुचि स्टार, ये सब है। और मालिक की बात करेंगे तो बालकृष्ण, मुक्तानंद, अजय कुमार आर्य, राकेश मित्तल, मुधा, यज्ञदेव आर्य, शशि चंद्र झा और पतंजलि आयुर्वेद, ये सब इनके मालिक हैं। और कुछ अन्य कंपनियां जो इनसे जुड़ी हुई हैं उसका नाम हम बताएं तो पतंजलि आरोग्य प्राइवेट लिमिटेड, पतंजलि परिवहन प्राइवेट लिमिटेड, पतंजली मधुरम उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, पतंजलि परिधान प्राइवेट लिमिटेड, पतंजलि एरोमेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड, पतंजलि एग्रो आर्य लिमिटेड, पतंजलि एग्रो हर्बल रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड, पतंजलि बायो रिसर्च इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड, पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क लिमिटेड, पतंजलि पेय प्राइवेट लिमिटेड, पतंजलि टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड, ऐसी और भी चीज़ें इनके साथ जुड़ी हुई हैं। पतंजलि के अगर हम और भी चीज़ों की बात करें तो जैसे मेडिसिन एसोसिएशन ने जो इनके ऊपर आरोप लगाए हैं, उनकी आपत्ति क्या है उसकी अगर हम बात करें तो दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष अश्विनी डालमिया कहते हैं कि बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण का दूर दूर तक आयुर्वेद से कोई भी लेना देना नहीं है। हमें नहीं पता कि उनके पास आयुर्वेद की कौन सी डिग्री है। अगर बाबा रामदेव के पास कोई डिग्री भी है तो भी उन्हें ये कहने का अधिकार नहीं है कि एलोपैथी की दवाइयाँ गलत हैं और हमारी दवाइयाँ ठीक हैं। एलोपैथी का दुष्प्रचार करना हमें स्वीकार नहीं है। देश की जनता अभी भी बहुत जागरूक नहीं है। ऐसे भ्रामक विज्ञापनों के चलते लोग एलोपैथी का इलाज बंद कर देते हैं और उनकी मौत हो जाती है। आगे कहते हैं कि अगर कोई पैथी किसी दूसरी पैथी से बेहतर है या अच्छा इलाज कर रही है तो ये मरीज के विवेक पर निर्भर करता है कि वह किस पद्धति से अपना इलाज करवाएगा। किसी भी चिकित्सा पद्धति से एलोपैथी या IMA को कोई समस्या नहीं है और न ही हम किसी पैथी के खिलाफ कोई दावा करते हैं। जबकि बाबा रामदेव लगातार टीवी चैनलों पर एलोपैथी के खिलाफ बयान देते रहते हैं। आपातकाल की स्थिति में मरीजों के लिए एलोपैथी एक आम विकल्प है, लेकिन लंबी चलने वाली लाइफ स्टाइल की दिक्कतों जैसी BP, शुगर आदि का पूर्ण इलाज एलोपैथी में भी नहीं है। जबकि पतंजलि के विज्ञापन में ऐसी बीमारियों को पूरी तरह ठीक करने
करने के दावे किए जाते हैं। एलोपैथी ये दावा नहीं करती कि हम किसी बीमारी को पूरी तरह ठीक कर देते हैं, बल्कि हम यह कहते हैं कि हम किसी बीमारी को नियंत्रित करते हैं। एलोपैथी में कोई भी दवाई लंबी वैज्ञानिक प्रक्रिया और कई चरणों के ट्रायल के बाद अस्तित्व में आती है। मरीज आयुर्वेद, होम्योपैथी या किसी और तरह का इलाज लेने के लिए भी स्वतंत्र है, हमें उससे ऐतराज नहीं है। हमारी शिकायत यह है कि बाबा रामदेव के विज्ञापन एलोपैथी को गलत तरीके से बदनाम करते हैं। बाबा रामदेव के विवादित दावों की अगर हम बात करें तो रामदेव ने कोविड-19 के दौरान दावा किया था कि उनके प्रोडक्ट कोरोनिल, जिसको इन्होंने शुरुआत में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें ये बताया था कि ये दुनिया की पहली वैक्सीन है, जबकि जब भारत सरकार ने ऐतराज़ किया तब जाकर इन्होंने इसको एक दवा के रूप में स्वीकार किया, वैक्सीन के रूप में नहीं। उस समय उन्होंने ये दावा किया कि उनके प्रोडक्ट कोरोनिल और स्वसारी से कोरोना का इलाज किया जा सकता है। इस दावे के बाद कंपनी को आयुष मंत्रालय ने फटकार लगाई और इसके प्रमोशन पर तुरंत रोक लगाने को कहा था। साल 2015 में कंपनी ने इंस्टेंट आटा नूडल्स लॉन्च करने से पहले फूड सेफ्टी एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से लाइसेंस नहीं लिया था, जो हमारी यहाँ की संस्था है FSSAI। इसके बाद पतंजलि को फूड सेफ्टी के नियम तोड़ने के लिए लीगल नोटिस का सामना भी करना पड़ा था। 2015 में ही कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट ने पतंजलि के आंवला जूस को पीने के लिए अनफिट बताया था। इसके बाद CSD ने अपने सारे स्टोर से आंवला जूस हटा दिया। 2015 में हरिद्वार में लोगों ने पतंजलि घी में फंगस और अशुद्धियां मिलने की शिकायत की थी। 2018 में भी FSSAI ने पतंजलि को मेडिसिनल प्रोडक्ट गिलोय घनवटी पर 1 महीने आगे की मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखने के लिए फटकार लगाई थी। कोरोना के अलावा रामदेव बाबा कई बार योग और पतंजलि के प्रोडक्ट से कैंसर, एड्स और होमोसेक्सुअलिटी तक ठीक करने के दावे को लेकर विवादों में लगातार बने रहते हैं और बहुत सारी ऐसी भ्रामक चीज़ें हैं जो लोगों को बताते रहते हैं और लोग इनके बातों में आकर कई बार जो अपनी रेगुलर दवाइयाँ चल रही होती हैं उनको छोड़ देते हैं और फिर उनके स्वास्थ्य को बहुत सारी हानियाँ लेनी पड़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। हम भी कहते हैं कि योग आयुर्वेद बहुत ही बढ़िया विकल्प है, लेकिन अगर हम बात करें कि अंग्रेजी दवाओं की बात हो रही है तो उन सारी चीज़ों के भी अपने परिणाम हैं और दुनिया सिर्फ आयुर्वेद और योग के तरह से ही नहीं जी रही है, अन्य पद्धतियों से भी जी रही है। तो हर पद्धतियाँ कहीं ना कहीं अपने आप में श्रेष्ठ है और सिर्फ बाबा रामदेव से शिकायत सरकार को कहें या कोर्ट को कहें या जनता को कहें, सिर्फ ये शिकायत है कि ये लोगों को गुमराह ये करते हैं कि अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए दूसरे के प्रोडक्ट को बेकार कहते हैं और यही इनकी सबसे बड़ी गलती होती है और अब उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ रहा है। अब इनको कोर्ट में पेश होकर माफ़ी मांगनी होगी। हालांकि माफ़ीनामा इन्होंने मांग लिया है, बिना शर्त इन्होंने माफ़ी मांगी हुई है। तो अब तक जो भी चीज़ें घटनाक्रम हुई थी वो चीज़ें मैंने आपको बताने की कोशिश की कि बाबा रामदेव जैसे लोग, प्रभावशाली लोग भी कोर्ट के आगे नतमस्तक हैं, माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं और माफ़ी मांग भी ली है। तो ये आप समझ सकते हैं कि देश में लोकतंत्र जिंदा है और सब कुछ सरकार नहीं, न्यायपालिका के हाथ में भी होता है। चलिए फिर मिलता है किसी और अपडेट के साथ। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।